यूजीसी पर कल आप लोगों के बीच में मैंने अपनी बात रखी थी, तो मेरे अनुज हैं, छोटे भाई हैं राज रघुवंशी साहब, सिवनी मालवा विरासत है मध्य प्रदेश में। और आप ऐसे समझिए कि 2-4 विश्वविद्यालयों के पढ़े भी हैं। हाँ, बड़े जो मॉडर्न फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, इसमें इनका बड़ा गहरा इनका इन्वॉल्वमेंट है और बड़े स्तर पर उस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। अब यूजीसी वाला इन्होंने मेरी बातें जब सुनी तो जो जागृत मानस है, जो राष्ट्रवादी मानस है, जो राष्ट्रवादी समाज की मैं बात कल कर रहा था, उसको रिप्रेजेंट करते हुए अपने बहुत सारे शख्स सुबह लेकर के आए। पहले तो फ़ोन पे ही बहुत सारी जो है वो जो बहुत सारी बातें जो तर्क किए उन्होंने, तो मैंने समझा कि आपके बीच में रखते हैं। राज जी बताइए आपके क्या क्या प्रश्न थे। जय हुकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, कृपा प्रभु की। जी। तो जैसा मैंने आपका यूजीसी पे जो देखा, तो मेरे अंदर सामान्य जिज्ञासा है कि जिस तरह से आप जो बात कर रहे हैं, आप उसमें जो आप राष्ट्रवादी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे राष्ट्रवादी से क्या मीनिंग है आपका? नहीं, मैं राष्ट्रवादी समाज बोल रहा हूँ। हाँ, राष्ट्रवादी समाज बोल रहे हैं आप उस पर। देखिए, राष्ट्रवादी समाज इसलिए क्योंकि ये जो टर्म्स हैं, जो आपको जो भी टर्म्स दिए जाते हैं ना जी, उसके पीछे का एक बैकग्राउंड समझना चाहिए। जैसे आपको टैग लगा दिया सवर्ण समाज। अब ये सवर्ण समाज जो है, मैंने रामायण पढ़ी जी, महाभारत पढ़ी जी, वेद उपवेद वेदांग स्मृतियाँ स्तुतियाँ, हाँ, ये सब पढ़े ना, उपनिषद पढ़े, अरण्यक पढ़े जी, हाँ, पुराण पढ़े, कहीं भी सवर्ण समाज नहीं पढ़ने को मिला। अच्छा, ऐसा है? आप निकालिए otherwise आपके किसी भी आपका जो साहित्य है, जो आपका लिटरेचर बैंक है, हाँ, उस लिटरेचर बैंक में आप निकाल के दिखाइएगा कि सवर्ण। एग्जैक्टली। कई बार तो जब सवर्ण समाज आपको दिया तो किसने दिया? किसी षड्यंत्रकारी मानस ने ये नाम दिया जी, क्योंकि सवर्ण होगा तो अवर्ण होगा सामने, सवर्ण होगा तो कुवर्ण होगा आगे, यही होगा ना। बिल्कुल सही है, अपोजिट तो होगा होगा ना। बिल्कुल सही। तो ये जो सवर्ण शब्द जैसे ही आपके लिए इस्तेमाल हुआ, तो इसके अंदर का भाव ही है कि ये सवर्ण जो है ना, ये लोग थोड़ा सा ऑबलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। एग्जैक्टली। मेरे अंदर जब भी मैं सवर्ण सुनता था तो बैक ऑफ द माइंड ये बात आती थी कि यार कहीं ना कहीं कुछ एक तरह से कोई हमें मतलब एक नेगेटिव वर्ड बोल रहा है। नहीं, प्रिविलेज मतलब सवर्ण है, मतलब आप प्रिविलेज्ड हो। प्रिविलेज मतलब तो आपको एड्रेस इन्होंने कर दिया, एक शब्द से आपके ऊपर टैग लगा दिया कि आप लोग प्रिविलेज्ड सोसाइटी हो। बिल्कुल। अब आपके जो अपोजिट सोसाइटी है वो या तो अवर्ण है या कुवर्ण है। जी जी, है ना। तो आपको जब सवर्ण एड्रेस किया गया, वहीं से षड्यंत्र चालू हो गया। ठीक है। जब भारतीय समाज मजबूत था, जब भारत सोने की चिड़िया था जी, जब भारत विश्व गुरु था, तब तो किसी को सवर्ण नहीं बोला गया, किसी को भी सवर्ण नहीं बोला गया। हाँ, और फिर जब 47 के बाद, हाँ, 47 के बाद आपको सवर्ण बोल दिया गया, तो षड्यंत्र है ना। दलित, महादलित, ये सवर्ण शब्द आप एड्रेस अपने आप को मत करिए, तो फिर उनका जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाता है, वो एड्रेस उनको भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। तभी तो समानता आएगी ना। इसलिए मैं राष्ट्रवादी समाज जो है, ये जरूर है, इस देश में 2 समाज हैं जी। एक राष्ट्रवादी समाज है, एक राष्ट्रवादी समाज नहीं है। जो भारत की मजबूती चाहते हैं, एग्जैक्टली, जो भारत का जो मूल है, उसकी जो आत्मा है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में उसकी आत्मा हो, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में उसकी आत्मा हो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में उसकी आत्मा हो, उसकी आत्मा को जो लोग लेकर के चलते हैं, जिनका उस व्यवस्था में, भारत की जो पुरातन व्यवस्था है जिसमें उन सबका विश्वास है, वो उसको और मजबूत करना चाहते हैं, वो राष्ट्रवादी समाज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्र की अवधारणा में विश्वास नहीं करते, वो अपना कोई ईस्ट बनाया उन्होंने, उससे वो है, उनका जो है वो, जैसे मुसलमान है मान लीजिए, वो पैन इस्लाम में विश्वास कर रहे हैं,
कर रहे हैं ना वो, बिल्कुल सही। उनका राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। वो 1920 में वो दोबारा से खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया, उन्होंने फिर से खलीफा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भारत में अंग्रेज रहें या जाएं। उनने कहा खिलाफत, मिस्र का खलीफा हमारा खलीफा रहेगा। तो इनको आप राष्ट्रवादी समाज से पहली बात तो बाहर करेंगे। दूसरा राम यहाँ की आत्मा है जी, राम जी, यहाँ की आत्मा है। ठीक है, ठीक, आप जो सनातन धर्म है, जो धर्म है, उन धर्मों के जितने भी अवयव हैं, पितृधर्म, पुत्र धर्म, व्यापार धर्म, राष्ट्र धर्म, गुरु धर्म, इन सारे जो धर्म हैं जिनको आप सनातन धर्म कहते हो, इनको का पालन करने के लिए, इनका पालन करने के लिए जो भी संप्रदायों के प्रमुख आपको प्रेरित करते हैं धर्म के प्रति, राष्ट्र धर्म के प्रति भी, उसमें सबसे बड़ा स्थान राम का है ना। बिल्कुल सही। कृष्ण का है ना। बिल्कुल सही। हाँ, जिन्होंने कर्म मार्ग बताया उन कृष्ण का स्थान बहुत ऊपर है ना। जिन्होंने मातृ शक्ति का स्थान बताया वो दुर्गा का स्थान ऊपर है ना। हाँ, प्रकृति का महत्व बताया उस गंगा का स्थान ऊपर है ना। बिल्कुल सही। उस गौ का स्थान ऊपर है ना। बिल्कुल सही है ना। इसीलिए शायद उनको अवतार बोलते हैं। लेकिन आज के समय ऐसा भी एक वर्ग है जो इनको अपने घरों से, पूजा स्थलों से निकाल करके राम की मूर्तियां, दुर्गा की मूर्तियां निकाल करके बाहर फेंक रहा है। जी, हो रहा है सभी। है? आपका जो लिटरेरी बैंक है, जो आपका साहित्य का बैंक है, आपकी जो स्मृतियां हैं, आपके जो पुराण हैं, आपके जो वेद हैं, उपवेद हैं, जो आपके ज्ञान का भंडार है, उनको अपने अपने घरों से निकल करके जला रहा है। वो मेरी नजर में राष्ट्रवादी समाज नहीं है। तो एक वो समाज राष्ट्रवादी समाज नहीं है जो कहीं और विश्वास करता है, और एक वो भी नहीं है जिसको भारतीयता का जो मूल है, उसका जो अपने सिंबल्स हैं उनको निकाल करके पूजा घरों से जो बाहर कर रहा है, वो भी राष्ट्रवादी नहीं है। कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है ना वो, उसको मैं समझता हूँ। आप जैसे जो लोग इतनी गहरी स्टडी करते हैं, उन लोगों के नॉलेज की नीड है कि किस तरह से वो एक्चुअल, तो मैं समझता हूँ जैसे आपने राष्ट्रवादी बोला तो मुझे अट्रैक्टिव क्यों लगा वो, कि मैं भी जिन युवाओं के साथ रहता हूँ जहाँ भी डिस्कशंस होती है, तो मुझे लगता है ये अभी हॉट नीड ऑफ द आवर है कि हमारा जो यंगस्टर है वो सही दिशा चाहता है, सही नॉलेज चाहता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से जिस तरह के नॉलेज की फायरिंग हो रही है, नैरेटिव बना के, जो अभी आपने बोला जैसे यूजीसी वाली जो बात है, कि आपको क्या एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ये सवर्ण है, ये जो है एसटी एससी अदर जो भी समुदाय हैं, और ये इनके अपोजिट है, ये इनके अगेंस्ट में है। तो मुझे लगता है क्या आपको इस तरह से उनको गाइड करना चाहिए कि वो जो अंदर से मूर्ति है, जो चीज़ें बाहर कर रही हैं, हमारे कुछ ऐसे तथाकथित जो लीडर्स हैं जो समाज के अंदर एक तरह से पॉल्यूशन कर रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे। बातों के बतासे से कुछ नहीं होने वाला। जी, ठीक, मैं भी बोल रहा हूँ, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जी, ये बतौलेबाजी है। ठीक, ज्ञान का समझ लीजिए कि विस्फोट हो रहा है बस। इस जगह पे ये ऐसा क्यों नहीं होने वाला मैं बताता हूं। हितों का टकराव, मैं कितना भी किसी भी समाज के समूह को मैं वास्तविकता बताऊं, जी, वो कन्विंस नहीं होगा अगर मेरे हित और उसके हित आपस में टकरा रहे हैं। हितों का टकराव की कहानी डाल दी है इस व्यवस्था ने। उनको लगता है हमारे हित जो है ना, तो जो इधर उन्होंने कहानी क्या गढ़ दी है कि इनके हितों पर उन्होंने अतिक्रमण किया, उनके हितों पर इन्होंने अतिक्रमण किया। अब हितों का टकराव है, तो हितों का जब टकराव होता है ना, तो वो बातों के बतासों से नहीं फूटता। लेकिन देखिए, जो हम भारतीय कल्चर को मानते भी हैं कि वो पहले आप वाली संस्कृति है, हम जॉइंट फैमिली वाले कल्चर पे बिलीव करते हैं कि मेरे पास कुछ एक अभी खाने को भी एक बाइट है तो हम 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो हम उसको शेयर करके खाते हैं। तो कभी अंग्रेज आए, कभी हमारे बीच के काले अंग्रेज आए, आज हमारे बीच की व्यवस्था ये जो फूड डालने की कोशिश कर रही है। तो मैं समझता हूँ आप जैसे जो अहम लोग हैं, जो मतलब युवाओं को, देश को, आज हम बोलते हैं हमारा देश सबसे युवा है, तो आप एक सही दिशा दे सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होना चाहिए कि ठीक है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन हम जैसे होता है ना, कोई अंधेरे में बैठा है बरसों से, वो टॉर्च मारी जाए तो वो क्या बोलेगा, उजाले को दूर रखो। लेकिन एग्जैक्ट तो उसे उजाला ही चाहिए, अंधेरे में कौन सर्वाइव करेगा। व्यक्तिगत उस पर जी, देखिए, अब मानस जो है ना, जब तक आप उस राष्ट्रवादी समाज को जी,
राष्ट्रवादी समाज को इस राष्ट्र की मुख्य धारा जो वो समझता है, वो क्लेम भी करता है, वो अपने दायित्व तो समझता भी है कि मैं स्वयं से ऊपर उठकर, मेरे परिवार के हितों से ऊपर उठकर, ठीक, मैं राष्ट्र के लिए काम करूंगा। पहले राष्ट्र, बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइन उसके बाद मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, उसके बाद मेरा परिवार, उसके बाद मैं, ये जो है। और एक दूसरा समाज है, नैरेटिव ये होना चाहिए जो भी अब एक दूसरा समाज है जी, जो उस राष्ट्रवादी समाज के बाहर है। उसको लगता है पहले मैं, मुझे अधिकार किसने दिया। आप देखिए, आप क्या कह रहे हो, इस राष्ट्र को मजबूत किसने किया, आप उसकी पूजा कर रहे हो। बिल्कुल सही है। रामकृष्ण वही फॉर्मेट है जिसने इस राष्ट्र को मजबूत किया, बिल्कुल उसकी पूजा कर रहे हो। बिल्कुल। एक दूसरी तरफ है, वो कह रहा राष्ट्र को किसने मजबूत किया, किसने जो है हमें विश्वगुरु बनाया, किसने हमें सोने की चिड़िया बनाया, उसको एक तरफ भाड़ में जाने दो। मुझे किसने मजबूत किया, मुझे किसने अधिकार दिए, मुझे किसने रोजगार दिया, मुझे किसने सम्मान दिया, मुझे एक ऐसा एक वर्ग बन गया है जो आपकी, वो तो एक को अगर आप राष्ट्रवादी कहोगे तो दूसरे को अराष्ट्रवादी नहीं कहोगे, लेकिन वो एक ऐसा वर्ग है। और वो लोग, इनकी नज़र में जो यूजीसी जो लाए हैं ना, उनकी नज़र में वो बहुसंख्यक भी हो गया जी। अब क्योंकि वो बहुसंख्यक हो गया तो उनको लगता है कि वोट जो है वो इनके पास हैं, तो अब वो डिरेल्ड हो गया मामला, डिरेल्ड। तो ये आप जिस तरह से यहाँ पे वो एक भी पॉडकास्ट और देखा मैंने, उसमें भी आपने जो बात की, जो कि आज बीजेपी के अगेंस्ट में जाती हुई बात दिखती है। पहले जब मैं कभी आपसे मिला करता था, आपकी जो थॉट प्रोसेस थी वो 100% डेडिकेटेड टू बीजेपी और संघ इस तरह की संस्थाओं को थी। कई बार मैं आपसे सवाल भी करता था तो आप मुझे रोक दिया करते थे कि नहीं राज भैया, वो आप थोड़ा इसको इस एंगल से देखो, ये ऐसा नहीं ऐसा है। बट ये जब आपने राष्ट्रवादी वर्ड यूज़ किया तो मुझे लगा कि यार मिलना चाहिए। मेरी सोच तो राष्ट्रवादी थी जी, तब भी थी जी। तब मुझे लगता था ये राष्ट्रवाद को लेके चल रहे हैं जी, ठीक। तो नैतिक समर्थन मेरा इनके तरफ था जी, ठीक। ना तो मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा रहा जी, ठीक। औपचारिक रूप से मैं किसी राजनीतिक दल के साथ कभी भी औपचारिक रूप से नहीं जुड़ा जी, जी। लेकिन मुझे लगता था ये राष्ट्रवादी सोच है, ये 370 पे काम कर रहा है, ये राम मंदिर पे काम कर रहा है ठीक, ये यूनिवर्सल सिविल कोड पे काम कर रहे हैं, ये गाय की बात भी करते हैं और हिंदू एकता की बात करते हैं। तो जब वो ये बात कर रहे थे तो नैतिक रूप से मैं उनके उस भाव के साथ था जी। ना दल के साथ रहा, कभी भी नहीं रहा ठीक। आपको ऐसा लगा होगा क्योंकि ये बात निश्चित है कि मैं प्रखर राष्ट्रवाद की बात हमेशा से रखता आया हूँ। एग्जैक्टली। देखिए आपने कितना सुंदर तरीके से क्लियर किया कि हम किसी भी पार्टी के साथ हों, लेकिन हमें टॉप में जो वो हमेशा राष्ट्रवाद को रखना चाहिए। और यही आज का जो युवा भी है उसके अंदर भी जो मैं भाव पढ़ पाता हूँ, बहुत मैं छोटी जगह से आता हूँ, गाँव के लोगों के साथ भी मेरा उठना बैठना बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि लोगों को, समाज किसी के भी हों, सारे लोगों को नीड क्या है कि एक सही दिशा मिले और राष्ट्रवाद के साथ आके सभी उस देश को नई ऊंचाइयों आप तो मुझे एक बात बताइए कि आपने 2-3 विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया जी ठीक, एडवांस स्टडीज करी जी, जी। ठीक, बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम किए होंगे। आपने जातिगत आधार पर कितने लोगों का शोषण किया? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ हमारा तो जो टाइम था, मतलब ये थॉट ही नहीं आता। कितने उदाहरण हैं आपके सामने? नहीं, मेरे कि आपके सामने ऐसा उदाहरण है कि मैं जो है स्कूल के बाद विश्वविद्यालयों में 8-10 साल मैंने अध्ययन किया। उन 8-10 सालों में मेरे एक पहचान के व्यक्ति के साथ या एक बच्चे के साथ ऐसी कोई घटना हुई जहां शोषक और शोषित जो है अपन जाति आधार पर फिक्स कर सकते हैं? फिक्स नहीं, बिल्कुल ही, मतलब मैं इस बात को डिनाई करूंगा कि हम जो भी, मान लो मेरा कोई क्लास था 50 हम स्टूडेंट थे, सब तरह के कॉम्बिनेशन आज भी हैं, तब भी होते थे, बट कभी कोई इस तरह का सेपरेशन वाला भाव आता ही नहीं था। इवन हम लोग जब टिफिन भी एक दूसरे के साथ शेयर करते थे तो वो देखा नहीं जाता था कि ये क्या है। आप दूसरी बात ये बताइए, क्या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? 100% हुआ। क्या आरक्षण से, जातिगत आरक्षण से शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में इस देश को कमजोर हुआ कि नहीं? एग्जैक्टली, वही तो बात है जी। ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेलिंग इन कानूनों के द्वारा जो है वो
इनका दुरुपयोग और ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए? मेरा अभी भी सबसे बड़ा फियर यही है कि एट्रोसिटी जैसे जो काले कानून थे, अभी एक नया यूजीसी करके और ला दिया जा रहा। हमारा जो यंग जनरेशन है उसको एक नई तरह की समस्या है, उस पर कोई भी चार्ज दे दिया। क्या आप बताइए कि कितने प्रतिशत संभावनाएं आपको दिखती हैं कि इस यूजीसी एक्ट के बाद एक पढ़ने लिखने वाला साधारण छात्र जी, जिसके माता पिता पैसा खर्च करके उसको विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उसको यूजीसी एक्ट के द्वारा ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा? देखिए मैं समझता हूँ दोनों में ही यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। मतलब जो एक तरह से हम बहुत अच्छे प्रेम से बैठे हैं, अभी आगे कोई बता दे कि नहीं यार आप तो जो इस समाज के हो, मैं इस समाज का हूँ, और आपके समाज में तो ये था वो था, आप तो ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठे, वैसे लोगों के साथ क्यों बैठे। तो ये हमें क्या होता है, इसको हम जो बोलते हैं ना कन्फर्मेशन बायस होता है, साइकोलॉजी ये बोलती है हमारे अंदर कि मुझे कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली और आपने उसको करेक्ट कर दिया तो मेरा वैलिडेशन हो गया कि आप जो बोल रहे हैं और मैं जो सोच रहा था वो सही है। मतलब यूजीसी के बाद जो है वो ब्लैकमेलिंग, एग्जैक्टली ब्लैकमेलिंग बढ़ेगी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, साथ में जो भाई दूसरा ऐसे बहुत सारे निरपराध बच्चे एग्जैक्टली जो इस देश के लिए एक पूंजी हो सकते थे वो परेशान किए जाएंगे इस एक्ट के द्वारा, और कईयों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। जैसे एट्रोसिटी एक्ट ने कुछ नहीं किया, किसी को ताकत नहीं दी, बहुत सारे परिवार वर्षों से है, आज तक ताकत नहीं दी उसने, जहां तक है डिस्ट्रक्शन ही केवल समाज के अंदर। ऐसे ही है यूजीसी एक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इसको आपको क्या लगता है कि यूजीसी जैसे जो एक्ट आए हैं तो अभी भी हमें कोई भारतीय जनता पार्टी जैसी जो हमारी इतनी सुप्रीम पार्टी है, हम सब लोग उसको फेवर करते थे, मोदी जी को हमने इतनी ताकत दी, तो आपको क्या लगता है अभी भी हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए? पटरी से उतरते दिखाई दे रहा है ना, उसमें तो स्पष्ट है, कल मैंने बोला, आपने सुना भी होगा जी। देखिए पटरी से उतरते सत्ता के लिए, अब वो है ना भारत के लिए नहीं जिंदा है। अब वो और उनके पीछे का वैचारिक संगठन ना वो भारत के लिए है, ना राष्ट्र के लिए है, ना भारतीय समाज के लिए है, ठीक, ना हमारे प्राचीन जो व्यवस्था, जो मूल व्यवस्था है, जो रामायण महाभारत से निकल करके आती है, गीता से निकल करके आती है, उस मूल व्यवस्था के साथ वो लोग नहीं है। ठीक, वो अपने कैडर के लिए है बस। उनका कैडर मलाई खाए, गद्दी पे बैठे, सत्ता में रहे, उनके घर द्वार जो है वो धन धान्य से भरे रहे, उस कैडर के लिए अब वो शासन व्यवस्था चल रही है। कल मैंने कहा ना, कल तो मैंने ये भी कहा, आपने सुना होगा कि मुझे तो बहुत बड़ा डाउट है कि आगे चल के हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का नारा लगवाते लगवाते अचानक, जैसे अभी पलटी मारते हैं ना, अभी अचानक पलटी मार करके ये मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। जी, वो भी सुना मैंने, बिल्कुल। मैं इसीलिए मैंने आपसे टाइम लिया बात करने का कि इतने हॉट इश्यूज हैं, तो इस पे एक बार आपसे डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र घोषित, भाई सत्ता उनको लगेगा ये तो 40 करोड़ है, ये भी अपनी तरफ आ सकते हैं। जब राष्ट्रवाद के विरोधी लोग, जो राम के विरोधी लोग हैं, जो राम की मूर्तियां बाहर फेंक रहे हैं, वो अब इतने प्रिय लगने लग गए, जो मनुस्मृति को जला रहे हैं। ठीक, इस मनुस्मृति आपका लॉ कोड है, आपका आधार है, उस पर अगर गालियां पड़ रही हैं, उनको जला रहे हैं, माता दुर्गा को गालियां दे रहे हैं, अब ऐसे लोग अब आपको लड़ेते लगने लग गए, आपके अपने लगने लग गए, तो वो गजवा हिंद वाले आपको क्यों नहीं लगेंगे? आपने तो देखिए उसमें भी तो हिंद शब्द है, आप बोल दोगे वो गजवा वहां के लिए है, हिंद यहाँ के लिए। देखिए एक तरफ हमने राम मंदिर जैसी, बीजेपी ने इतनी बड़ी देश को एक सौगात दी, जिस वजह से आप देख रहे हैं जितना उनका अट्रैक्टिवनेस और उनका वोट बैंक जो बढ़ा, और आज वो जिस जगह पे है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूजीसी जैसी चीज, मतलब प्रजातंत्र में ये संभव है कि इतने झूठ सच बोले जाएं, अपनी बातों से पलट दिया जाए, और फिर भी जनता बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। पुराना जो तंत्र था उसमें झूठ सच नहीं बोला जाता था। अच्छा, पुराना, हाँ, मैं देखता हूँ जो पुराने शासक थे, जिसको आप राजतंत्र में कहते हो, उनको चिंता रहती थी कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, समाज के सामने मैं चेहरा क्या दिखाऊंगा। ठीक, आप तो साफ कह देते हो कि अब राम मंदिर बन गया, अब कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ अब हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है? वो क्यों था और ये क्यों नहीं है? वो क्यों था और ये क्यों नहीं है? कोई लॉजिक नहीं है। अब हमारा इसका स्पष्ट मतलब है कि वहां तक आपको इनका सहारा लेना था, अब आपको ये देखने लग गए जो राम की मूर्ति को बाहर फेंक सकते हैं, अब आपको ये देखने लग गए 10 करोड़ 20 करोड़ लोग, उसके बाद आपको वो देखेंगे मतलब आपके जो खिलाफत को स्थापित करेंगे, यहाँ खिलाफत को स्थापित करेंगे 50 करोड़ लोग, वो भी आपको कहीं ना कहीं, अरब आपका बहुत प्रिय हो ही गया है, अरब वालों के थ्रू आप बढ़िया जो है वो एक मैसेज दिलवाओगे और कल को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दोगे। आपका क्या भरोसा बचा? अरे भाई
पूरा काम थोड़ी ना हो गया था। हम्म कृष्ण जन्मभूमि क्यों छोड़ दिया आपने? बीच में ड्रॉप कर दिया वो तो। क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया? तो आपका बोलना है कि ओवरऑल ये सारा का सारा जो सिनेरियो और जो घटनाक्रम चल रहा है, फोकस में केवल कुर्सी है, उसके लिए जो भी हथियार बहुत यूज अच्छी किए बात जाए। बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली। फोकस में कुर्सी है जी बस, बाकी तो इनके केवल जो है ना वो वहाँ तक पहुँचने के साधन हैं और कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इतनी स्थापित पार्टी पीछे, संघ जैसी इतनी एक मैच्योर संस्था जो कदम कदम पे गाइड करती है, तो इतने आरक्षण संघ irresponsible- संघ प्रमुख की ये बात जी। कि आरक्षण को कोई नहीं हटा सकता। अपन इस दुनिया में पैदा हुए ना, इस दुनिया में पूरी और भी तो दुनिया है। बिल्कुल। अपन कुछ विचित्र तो है नहीं, और भी दुनिया है ना। आप इतनी बड़ी बात जो है इतने विश्वास के साथ आपको कहने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर सत्ता का मोह नहीं था तो, जी सत्ता का मोह नहीं था तो आपको क्यों जरूरत पड़ गई? 70 सालों में आप उसकी समीक्षा तो करते। जी हमने मांग की थी कि समीक्षा के लिए एक आयोग बनाइए ना, उससे क्या लाभ हुआ? आपने तो बिना समीक्षा किए, अरे बिना पोस्टमार्टम किए बता दिया जहर से मरा है। उस टाइप के ज्ञानी हो गए हैं अब लोग। अरे समीक्षा करो ना। बिल्कुल सही है। आप कैसे निर्णय में पहुंच गए नहीं होगा कभी खत्म? नहीं तो ये लोग ये जो सतह की बातें उठा के आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अभी आप देखें एट्रोसिटी एक्ट में भी, तो मैं समझता हूं कि उससे 80-90% जो है वो जनरल समाज परेशान है या वो निर्दोष है, फिर भी वो वहां पे सजा उसको मिल रही है। अभी बना कल भी तो बताया उदाहरण। जी 10 दिन में 13 केसेस का निर्णय हुआ, 13 के 13 बाइज्जत बरी हुए, सारे 13 केसेस झूठे थे। यही भोपाल की खबर है, कल के भास्कर की, परसों की। जी हाँ, तो आप समझो हो क्या रहा है, वास्तविकता क्या है। भिंड का एक प्रकरण आया था, उसे बोल रहा है कि नहीं यार तुमने शिकायत क्यों करी, हम शिकायत करने वाले थे। एट्रोसिटी एक्ट की 2 लोगों की बातचीत आई कि तुम शिकायत क्यों करने वाले थे। हम करने वाले थे। तो उसने बोला कि अरे यार एक काम करो तुम, कोई बात नहीं है, शिकायत हमने कर दी, उसमें जो पैसा मिलेगा ना शिकायत करने का वो तुम रख लेना। तो आप समझो, वो जो एट्रोसिटी एक्ट की शिकायत करने के लिए जो राशि मिलती है उसके लालच में लोग झूठी शिकायतें कर रहे हैं, उसको एक गोरख धंधा बना लिया। तो इसका मीनिंग वो जो आप बोलना चाह रहे हैं कि यूजीसी में भी फिर होगा हमारे जनरल समाज के जो, अरे भाई आप टॉपर हो क्लास के। जी जी ठीक, और मैं जो हूं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट हूं, ऐसे मैंने आपके तीनों लोगों के खिलाफ यूजीसी में रिपोर्ट कर दी। एग्जैक्टली। आप एग्जाम से बाहर, बिल्कुल, मैं क्लास का टॉपर। कितना साधारण बात आ गई। इतने निचले स्तर पे, मतलब ये यूजीसी जैसी चीज है हमारे देश को और हमारे युवाओं को कितना आसान हो गया, दुनिया को लीड करना आप ये चाहिए। समझिए कितना आसान हो गया। वैसे भी अपन परेशान है कि भारत का जो ब्रेन है वो ड्रेन हो रहा है, विदेशों में जा रहा है। ठीक, अब तो और भी है, अब तो आप स्कूल कॉलेज में जो है हतोत्साहित कर सकते हो, वहीं हतोत्साहित करते हैं। जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको सबको घर बिठा सकते हो। तो आप आगे चल के जो कभी आईएएस बनने की उम्मीद भी रखता हो उसको आप फर्स्ट ईयर में ही घर बिठा दो। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीका छोड़ दिया। तो आपका इस पे क्या मत है कि इस पे अभी जो भी सरकार है, जो हमारे जनरल लोग हैं, इवन मैं बोलता हूँ पूरा राष्ट्रवादी जो समाज है उसमें ओबीसी हो, एसटी एससी हो, जो यंग है आज का, जो प्रखर राष्ट्रवादी है, उसको समाज से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे सरकार को और उन युवाओं को, ऐसे राष्ट्रप्रेमी लोगों को यहाँ पे इस यूजीसी के अगेंस्ट में क्या स्टेप लेने चाहिए? देखिए मेरा तो ये कहना है कि ये सब षड्यंत्र हैं, ये गद्दी के लिए है, कुर्सी के लिए षड्यंत्र है, समाज को बांटने के लिए षड्यंत्र है। ठीक, ये जो सरकारी नौकरियां हैं जिनमें आरक्षण की व्यवस्था है, इनमें पूरे देश में 5-7% नौकरियां हैं पूरे देश में। उन 5-7% नौकरियों में 2.5-3% नौकरियां आपको आरक्षण के माध्यम से मिलेंगी, जो 4-5 करोड़ होते हैं। आज के युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनकी संख्या 40-50 करोड़ के बीच है। 40-50 करोड़ में से अपन मान लीजिए कि 25-30 करोड़ लोग जो है वो आरक्षित वर्ग के हैं, तो इन 30 करोड़ में से केवल 1.5 करोड़ लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलना है। बाकी आप 28 करोड़ लोग, 30 में से 28 करोड़ लोग बेरोजगार रहने वाले हो, बेरोजगार। और इनके मन में जो सामाजिक द्वेष और खटास है वो पहले दिन से ही इतनी ज्यादा है, चाहे उन्हें रोजगार मिले चाहे वो बेरोजगार रहे, लेकिन पूरे जीवन के लिए सामाजिक खटास और आपस का द्वेष
एक कानून ने आपके अंदर डाल दिया है। ठीक, तो आरक्षण का आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, आप आरक्षण समाप्त करवाइए, कम से कम क्रीमी लेयर समाप्त करवाइए। दूसरी आ गई यूजीसी की बात। यूजीसी से भी आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, क्योंकि आपका कोई शोषण हो ही नहीं रहा है, कहीं नहीं हो रहा। आप जो ओबीसी है, अच्छा आप एक बात बताइए, झारखंड आदिवासी बाहुल्य है, अब झारखंड के जो विश्वविद्यालय हैं वहां एसटी वर्ग का शोषण हो सकता है? बताइए आप। जहां जब से बना तब से मुख्यमंत्री और सरकार जी जी आदिवासी समाज के लोगों के हाथ में है। नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, पूरा एसटी बाहुल्य है, शेड्यूल ट्राइब बाहुल्य। वहां के विश्वविद्यालय, आपको लगता है कि वहां के विश्वविद्यालयों में एसटी का शोषण होगा? होगा? बिल्कुल। तो जब आज तक तो ऐसा नहीं है। तो फिर ये आपस में यंग लड़कों को 18 साल की उम्र में आप कॉलेज चले जाते हो, 18 साल की उम्र में आपको लड़ा दिया उस मित्र से जो स्कूल में तो आपका मित्र था, कॉलेज में आकर के उसको लगा ये हमारा शोषण कर रहा है। हाँ, क्यों आपस में लड़ रहे हो? देश तुम्हारा भी है, हमारा भी है, सबका है। इसकी मजबूती से सबकी मजबूती है। सरकार की मजबूती से आपकी हमारी मजबूती नहीं है, देश की मजबूती से आपकी हमारी मजबूती है। आप किसी की भी पूजा करो, नीम की पूजा करो चाहे तुलसी की पूजा करो, जी, गंगा की पूजा करो चाहे यमुना की पूजा करो, वराह अवतार की पूजा करो एग्जैक्टली। चाहे भैरव के स्वान की पूजा करो। आप सारी जिसकी स्वतंत्रता- आप तो पत्थर ही करो, नहीं करो, आप तो नास्तिक रहो भाई। बिल्कुल, सारी स्वतंत्रता लेकिन आपको। भारतीयता की मजबूती में ही तो मजबूती है आपकी और हमारी। बिल्कुल, जहाँ से बात अपन ने शुरू की राष्ट्रवाद, तो मुझे लगता है कि आपके इतने जो प्रेरणादायक पूरा आपका बताने का यूजीसी तरीका के विरुद्ध तो राज भैया, जी, यूजीसी, क्योंकि किसी न किसी एक्ट का भयानक विरोध से ही बात शुरू करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। नहीं तो यूजीसी के बाद एक अगला कदम आ जाएगा। अब आपने देखा कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह साहब और इधर संघ, दोनों धुर विरोधी लोग उस पे एक राय हैं। एक राय है, बिल्कुल सही। ठीक, तो अगला कानून जो आएगा वो इससे भी ज्यादा विघटनकारी और विध्वंसकारी आएगा। अगला, आप इसको, इसी कानून पे इनको ब्रेक लगाना पड़ेगा। बहुत खतरनाक आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे। इनको चेताना पड़ेगा कि आपको गद्दी चाहिए, गद्दी आपके पास रहेगी, लेकिन इस शर्त पे नहीं। तो आज की डेट में हम समझें, जो भी युवा आपका ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो आपको सपोर्ट करना चाहता है इस विषय पे, तो उसे इस पे स्टेप लेने में, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो उसको लेने चाहिए? कि वो कोई ऑनलाइन जाके कहीं कुछ करे, वो कोई फिजिकल करे, कोई आंदोलन करे, धरना करे, क्या स्टेप्स उसके देखिए, दो ही तरीके हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शित करना, जी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनेगी, जी, तब सरकार के कान में जू रेंगेगी। एक तो तरीका यही है। इसमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। जी, जिन लोगों को लग रहा है कि इससे उनका भला है, SC ST OBC वर्ग, ठीक, आपको आपस में बांट दिया गया, कोई भला नहीं है। आप सब लोग निकल करके आओ, सड़कों पर विरोध करिए, तब या तो ये वापस होगा। लेकिन अपन ये भी जानते हैं कि बड़े से बड़े आंदोलन के सामने सरकार नहीं झुकती। एग्जैक्टली, वो भी अपन ने देखा ही है। पिछले 30-40 सालों का इतिहास तो अपन ने ये देखा है कि कितने भी बड़े आंदोलन सड़कों पे कर लो, ये सरकार नहीं झुकती। बिल्कुल सही। इसको तो केवल एक ही चीज प्रेरित करती है, वो है चुनावी समीकरण। तो आपको चुनावी समीकरण जो है उस नजरिए से भी सोचना पड़ेगा। ठीक, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं अब आंदोलन, देखिए आक्रोश तो कहीं ना कहीं निकलेगा, तो वो आंदोलन तो होंगे। एग्जैक्टली। ठीक, और आंदोलन ही हो सकता है आपको वहां तक ले जाए जहां आप चुनावी समीकरण कुछ इस दिशा में बनाने में कामयाब हो जाएं, जहां ऐसी ताकतों को हतोत्साहित करें, पुनः राष्ट्रवादी ताकतें जो है प्रेरित हों और भारत उसी दिशा में और मजबूत हो। अभी तो संक्रमण काल है, 47 के बाद समय निकला कितना, 80 साल। एक राष्ट्र के जीवन में 100 साल का समय कुछ होता नहीं है। अच्छा। अगर इनको मजबूती से, इतिहास के अपन वो स्कॉलर हैं अपन सब लोग, तो अपन को ये बात तो समझनी चाहिए, अगर अपन को मजबूत भारत की बात करनी है तो आप ये 70-80 साल में पेट नहीं भरे आपका मन भी नहीं भरे। अगले 300 साल 400 साल जब तक आप जो है ना राष्ट्रवाद पे नहीं चलोगे, एक लॉन्ग टर्म सोच रखनी पड़ेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। या तो बांटना 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 बांटना,
इससे तो स्थिति बहुत खराब है। और ये जरूर है, ऐसी स्थितियों को आपको राजनीतिक रूप से अगर नहीं समझ में आ रही है तो उनको हटाना पड़ेगा, आप हटाइए उनको। लेकिन अब इसमें फिर से एक दुविधा वही होगी कि एक को हटा के आप दूसरा लेके आए थे, दूसरे पे ट्रस्ट किया था, जैसे ब्रेकअप हो जाता है, कहीं धोखा मिला, आप दूसरे रिलेशन में जाते ये तो आप समझिए गिरगिट रंग बदलता है ना हो। जी गिरगिट रंग जी बदलता है। जी। उनको जैसी लगेगा कि यार ये इस कारण से हटे, ये जो है कोई भी होगा, आप उस पे दलों के नाम पे मत जाओ, आप व्यक्तियों के नाम पे मत जाओ, आप कैडर पे मत जाओ। जी। ठीक, इनको जैसे ही लगेगा यार ये हटे, ये इसलिए हटे, ठीक, तो जो हैं या जो आने वाले हैं ये लोग जो है तुरंत अपना रंग बदलेंगे और ये तुरंत जो है राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ेंगे और कुछ दिन फिर ये चलेंगे। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो अपना विरोध दर्ज करें यूजीसी के लिए, तो यही एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट भी इसको वापस ले सकती है, और वापस ले सकती तो शायद वापस से फिर आप उनका साथ दे सकते हैं। हाँ भाई, ये सारे लोग भाई एक बात समझिए, अपन को किसी को भी कोई एक सरकार तो रहेगी, बिल्कुल इस नाम से रहे या उस नाम से रहे या उस नाम से रहे, बिल्कुल सही। अपन को तो भाव से मतलब है ना, वो राष्ट्रवादी लोग होना चाहिए। भारत की मजबूती के प्रति, भारत के साहित्य के प्रति, यहाँ के कल्चर के प्रति, यहाँ की संस्कृति के प्रति, ठीक, यहाँ के ट्रेडिशंस के प्रति, ठीक, यहाँ के इतिहास के प्रति उनके मन में समर्पण होना चाहिए। जो राम बोल के गए, एग्जैक्टली, मतलब जनता वापस उनको राम याद दिलाए। आप ये चाहते हैं कि आपने राम से शुरू हुए थे, तो नहीं तो उनका राम डाइवर्ट इधर उधर ना हो, नहीं तो इससे पहले उनका राम राम हो उनका जाए, पहले राम राम हो जाए, वो राम के रास्ते पे वापस आ जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।